हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं गीगाबाइट की G24F की, जो एक 16,500 रुपये का 170 हर्ट्ज 24 इंच IPS गेमिंग मॉनिटर है। 20,000 रुपीज़ के अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा गेमिंग ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं इस सेगमेंट में, एंड ये भी उनमें से एक है। तो वेल, कैसा है परफॉर्मेंस में, कैसी है इसकी क्वालिटी और क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए या नहीं? वेल, इसी चीज़ का हम लोग आंसर देंगे इस वीडियो में बिना किसी देर के। लेट्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। ये एक 170 हर्ट्ज IPS पैनल वाला मॉनिटर है, एंड ये जो IPS टेक्नोलॉजी यूज़ करे उसका नाम है सुपर स्पीड IPS। इस तरीके से बनाया गया कि ये एक TN पैनल जैसे रिस्पॉन्स टाइम दे सके। इसके अलावा ये एक iCare TOV रेनलेंट सर्टिफाइड मॉनिटर है। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कलर एक्यूरेसी का मतलब एक मिनिमम लेवल सेट है, और दूसरी तरफ इसमें प्रॉपर ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें आपको मिलता है एक ऐसा फीचर जो मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट में नहीं है, और वो है OSD साइड किक का ऑप्शन। इसके बारे में आगे जाके आपको बताता हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर गेम असिस्ट फीचर्स वगैरह भी है, एंड इंक्लूडिंग USB 3.0 हब। एंड इन सब सारे मेन फीचर्स का जो प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली ₹16,500 जब हम लोग कंसिडर करते हैं इंक्लूडिंग शिपिंग एंड ऑल। ये काफ़ी कम्पिटेटिव प्राइस है, बिकॉज जो हमारे ऑप्शंस है वो हमारे शुरू हो जाते हैं करीब 13,000 रुपये से लेके टॉप एंड में 19-20 हज़ार रुपये तक। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज भी इन्वॉल्व है, फ्रॉम MSI बैंक की अलग अलग कंपनीज अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन की, बिकॉज आई थिंक इसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस सेगमेंट में, एंड वो है इसका स्टैंड। ये एक फुली हाइट एडजस्टेबल स्टैंड है, एंड इसकी जो हाइट रेंज है वो काफ़ी ठीक है, मतलब ये काफ़ी ऊपर चला जाता है, नीचे भी ठीक ठाक लेवल तक चला जाता है, लेकिन और थोड़ा नीचे जाता तो कुछ लोगों के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। एंड बाय चांस अगर आपको ये स्टैंड पसंद नहीं आता तो आप इसको चेंज कर सकते हैं विद एनी अदर स्टैंड, बिकॉज ये वैसा 100x100 माउंटिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है मॉनिटर की ठीक है, ये बिल्कुल बाकी इनके जो मतलब मॉनिटर्स की फैमिली है, जो बेसिक मॉनिटर्स जो ऑरस लाइनअप को छोड़ के उनकी तरह ही दिखता है, विद द ग्लॉसी प्लास्टिक बैक एंड ओवरऑल प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक्स वगैरह की क्वालिटी वो ठीक है। बेजल्स भी थोड़े से पतले, एक्चुअली इनके M27Q की जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, कुछ आई थिंक मेरे 5 महीने यूज़ किए थे वो मॉनिटर, तो वो उस मॉनिटर के बेजल से इसके बेजल से ज़्यादा पतले हैं, तो वो देख के अच्छा लगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक 24 इंच वाला मॉनिटर है, तो ओवरऑल साइज़ वगैरह है वो काफ़ी ठीक है। एज फॉर द स्टैंड्स बेस, वो भी थोड़ा कॉम्पैक्ट है, वो देख के अच्छा लगा। मतलब कुछ मॉनिटर्स में मैंने पहले पास में जैसे ट्राई किया, सैमसंग वगैरह कुछ मॉनिटर्स, उनमें क्या होता है स्टैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और आपके वो माउस पैड या फिर माउस वाले एरिया में थोड़ा कवर करना शुरू करता है। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट लेवल ही है मेन स्क्रीन के साथ जो इसका स्टैंड है, तो वो देख के अच्छा लगा मुझको। एंड थोड़ा बहुत है ना आसान करने के लिए आपके यूज़र एक्सपीरियंस को, यहाँ पे प्रॉपर जॉयस्टिक कंट्रोल है, तो आप जॉयस्टिक क्लिक करते हैं और उसको यूज़ करके आप है ना OSD मेन्यू में सारे ऑप्शन सेलेक्ट या चेंज करते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू यूज सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा और भी स्पेशल फीचर है, वो आगे जाके बात बताता हूँ आप लोगों को। और साथ में हम लोग कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट्स है, एक DVI पोर्ट है, यहाँ पे एक प्रॉपर USB 3 हब है जो प्रॉपर है ना डेटा ट्रांसफर वगैरह सपोर्ट करता है, एंड ऑल्सो फर्मवेयर सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉनिटर। यहाँ पे एक ऑडियो जैक है, लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा समझ नहीं आती कि ये एक 16 एम्पियर प्लग क्यों देते हैं अपने बॉक्स में, बिकॉज ये इतना बेसिक सा मॉनिटर है, इसको 16 एम्पियर का प्लग लगाने की क्या जरूरत है? बोर्ड्स वगैरह होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह के आसपास, तो वो 16 एम्पियर वाले प्लग यूज़ नहीं करते। इंडियन स्टैंडर्ड वाला प्लग है, लेकिन 16 एम्पियर वाला क्यों? तो वो हमेशा से मुझे ऑड लगता है इसके बारे में। अच्छा, मैंने ये स्क्रीन पे गेम प्ले तो लगाया था, लेकिन जब से ये वॉलपेपर की तरह दिख रहा है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, भूल ना जाए दोबारा। जज मत करना मेरी स्किल्स को। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक्चुअली बात करते हैं उस OSD की, बिकॉज OSD साइड के गीगाबाइट का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप मॉनिटर के जो कंट्रोल्स वगैरह है, जो सेटिंग्स वगैरह है, वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं विंडोज एनवायरनमेंट से। इसको कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है, आपको जो USB केबल साथ में मिलती है मॉनिटर के, उसको आपको है ना अपने PC से कनेक्ट करना है। OSD साइड किक वाला फीचर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सारा ऑप्शन हो सकता है। कलर प्रोफाइल्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नए प्रोफाइल्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कस्टम क्रॉसहेयर बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्रॉपर गेम असिस्ट फीचर भी मिलते हैं, जैसे काउंटर्स मिलते हैं, आपको टाइमर्स मिलते हैं, अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग वाली गेम खेल रहे हो तो उसके लिए स्टॉप वॉच वगैरह का ऑप्शन मिलता है। आपको हर सेटिंग क्लियरली समझ आती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो सॉफ्टवेयर ना, आई थिंक इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट। थोड़ा जो सॉफ्टवेयर लैगी है, कुछ ऑप्शन जब आप क्लिक करते हो सॉफ्टवेयर पूरा स्लो रन हो जाता है, एनिमेशन स्लो लगती है। आई थिंक इसको ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए सॉफ्टवेयर को। मतलब जो एक्चुअल OSD है ना जो मॉनिटर में, वो ज़्यादा फास्ट है इसको यूज़ करना कभी कभार बिकॉज ऑफ सम एनिमेशंस, तो वो मैं चाहता हूँ ये इंप्रूव करे अपने सिस्टम में। तो जो ये एक्चुअल पैनल है, ये एक 165 हर्ट्ज नेटिव पैनल है, ये IPS पैनल है। इसमें एक ओवरक्लॉक मोड है जो 170 हर्ट्ज तक जा सकता है, मतलब सिर्फ 5 हर्ट्ज है, लेकिन चलो एटलीस्ट नंबर साउंड में जो सुनने में अच्छा लगता है, बिकॉज
170 बाकी किसी भी दूसरे इस प्राइस रेंज में मॉनिटर से 5 हर्ट्ज ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ ये सुपर स्पीड IPS टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया था वो यूज़ करी। ये इनकी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, अभी की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल डिज़ाइन, तो उसकी वजह से वोल्टेज ज़्यादा देने की वजह से इसका जो रिस्पॉन्स टाइम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम्स या फिर MPRT वगैरह में जो ब्लर वगैरह है वो थोड़ा सा बेटर होता है। सच बताऊँ तो ये मार्केटिंग थोड़ी स्पीक भी है यहाँ पे, ये बाकी कंपनीज भी ऐसा कर रही है लेकिन उन्होंने इसके अपनी टेक्नोलॉजी का नाम रखा है सुपर स्पीड IPS। एज फॉर द कलर एक्यूरेसी ऑफ दिस पैनल, ये एक DCI-P3 कवरेज सपोर्ट करता है अप टू 90%, एंड जो sRGB मोड है ये sRGB गैमेट को 125% तक कवर करता है। अब देखिए यहाँ पे 125% sRGB मोड को कवर करने का मतलब है यहाँ पे कि कलर्स बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल पैनल से, मतलब ट्रेडिशनल जिस तरीके से हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा कलर्स है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड sRGB मोड है जो उस गैमेट को 100% पे क्लैम करता है, जो अच्छी बात है बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि जब ज़्यादा कलर्स भी आपके पास, ज़्यादा गैमेट में कलर्स भी होना तो वो कभी कभार आपकी कंटेंट में ओवर सैचुरेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर आप एक डेडिकेटेड sRGB मोड ना हो तो ये अच्छा लगा बिकॉज कुछ कंपटीशन में ऐसे sRGB डेडिकेटेड मोड्स नहीं है। एंड एज फॉर द कलर एक्यूरेसी, अब मेरे पास कोई कलर मीटर नहीं है इसको प्रॉपर्ली चेक करने का। अच्छा, हम लोग जल्दी से इसके IPS ग्लो और ना बैकलाइट ब्लीड की बात करते हैं। जो बैकलाइट ब्लीड है वो देखो हर पैनल के साथ चेंज होता रहता है। जो मेरे पर्टिकुलर यूनिट में वो वहाँ पे बैकलाइट ब्लीड हल्का सा है, लेकिन ये सिर्फ अपर लेफ्ट और अपर राइट कॉर्नर्स में है एंड वो भी काफ़ी मिनिमल लेवल पे, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हाई लेवल करने पर आपको ये फोटो दिख रही है एंड फुल ब्राइटनेस लेवल पे आपको सेटिंग मतलब ऐसा ऑप्शन दिखेगा, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इन टर्म्स ऑफ IPS ग्लो वो बिल्कुल अच्छी तरह कंट्रोल था, बहुत कम IPS ग्लो था, वो भी सिर्फ एंगल्स पे दिख रहा था, बिल्कुल टाइट एंगल्स पे जो अननेचुरल है थोड़ा मतलब यूज़ करने में। ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ब्लैकनेस लेवल्स ठीक लगी। नॉर्मल गेमिंग वगैरह में या फिर कलरफुल कंटेंट वगैरह देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने मूवीज ट्राई की, ट्रेलर्स ट्राई की, तो ब्लैक बॉर्डर्स वगैरह में कभी ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगा, जो भी कुछ था वो बिल्कुल नॉर्मल था। एक चीज़ जो मैं ज़रूर टेस्ट कर सकता हूँ वो है इसका ब्लर परफॉर्मेंस या फिर आप लगा लीजिए MPRT वगैरह टेस्ट में कैसे परफॉर्म करता है। एंड फॉर्चुनेटली दिस पैनल इज़ प्रीटी गुड, मतलब इसकी जो क्लैरिटी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बेसिकली 4 मोड्स है, एक ऑफ, एक है पिक्चर क्वालिटी, एक है बैलेंस एंड एक है स्पीड। स्पीड इज़ द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम ऑप्शन। अगर आप इस सेटिंग को यूज़ करते हैं स्पीड सेटिंग, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रेलिंग मिलती है, थोड़े से डबल इमेज का मतलब प्रॉब्लम होता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप इसको स्पीड मोड पे यूज़ करो बिकॉज इसको जो बाकी प्रोफाइल्स है ना वो फाइन है, मतलब खासकर पिक्चर क्वालिटी एंड जो ऑफ सेटिंग मतलब बिना किसी ओवर ड्राइव के भी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है जैसे आप देख रहे हो। अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं पिक्चर क्वालिटी रिकमेंड करूँगा, जो एक है ना मतलब काफ़ी मुझे बैलेंस प्रोफाइल लगा। यहाँ पे एक स्मार्ट ओवर ड्राइव का भी ऑप्शन है जो बेसिकली ऑटोमेटिकली चेंज करता है, लेकिन मैं सच बताऊँ वो कभी कभार अजीब हो सकता है बिकॉज अचानक से आपकी जो गेम है वो डबल इमेज शो करना शुरू करेगी डिपेंडिंग आपके पास किस तरीके का इनपुट आ रहा है मॉनिटर में। ब्लर रिडक्शन टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, वो है स्ट्रोब ऑप्शन, जो कम्प्लीटली ठीक है बिकॉज स्ट्रोब ऑप्शन नॉर्मली महंगे मॉनिटर्स में ही अवेलेबल होता है, तो उसका एब्सेंस यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं लगी मुझे। तो हमने अभी तक इस मॉनिटर की तारीफ़ ही की है बिकॉज ज़्यादा कुछ कंप्लेंट करने के लिए है नहीं यहाँ पे मॉनिटर में। इट्स अ वेरी नाइस मॉनिटर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वाई मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यार क्यों इंप्रूव नहीं की उन्होंने। अगर वो भी इंप्रूव करते ना इट कुड हैव बीन अ वेरी ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्राइस। सबसे पहली चीज़, अगर आप sRGB मोड सेलेक्ट करते तो आप ओवरड्राइव सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, जो थोड़ा सा और था बिकॉज इनके बाकी मॉनिटर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब आप sRGB मोड के साथ भी पिक्चर प्रोफाइल वाला ऑप्शन पिक्चर ओवरड्राइव वाला ऑप्शन चेंज कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे। तीसरी चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक थी वो है इसका जो वाइट पॉइंट है, वो मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा वार्म साइड पे है या फिर हल्का सा ग्रीन सा टिंट है मॉनिटर पे, जिसको करेक्शन के लिए आपको मैनुअली है ना थोड़ा रेड लेवल या फिर जो ग्रीन लेवल है हल्का सा कम करना पड़ता है, जिससे थोड़ा सा मेजेंटा शिफ्ट और थोड़ा सा ब्लू शिफ्ट होना शुरू हो जाता है मॉनिटर और थोड़ा दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है वाइट। और अगर फैक्ट्री से ही ठीक हो गया आता तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, लेकिन फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करने वाले तो वो करेक्शन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मेरे इस पर्टिकुलर यूनिट में जो बीच वाला सेक्शन है वहाँ पे अगर हम लोग स्क्रीन को फुल ब्लैक करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेफ्ट और राइट एंगल से या फिर टॉप एंगल से मॉनिटर के बीच वाले हिस्से में वाइट स्ट्राइप्स दिखती है, जो थोड़ा सा ऑड है। और मुझे लगता है कि ये पैनल डैमेज जो है बाय चांस मुझे लगता है कि शिपिंग वगैरह में कुछ चक्कर हुआ है इस मॉनिटर के साथ, बिकॉज किसी दूसरी फोटोज़ में किसी दूसरी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ का नहीं सुना। प्रॉब्लमेटिक नहीं था, मुझे गेमिंग में ये नहीं दिखता, मूवीज़ देखने के टाइम मुझे ये नहीं दिखता, वीडियोज़ देखने के टाइम मुझे ये नहीं दिखता, तो शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्या कर सकते हैं, कभी कभार हो जाता है। योर माइलेज में वेरी जैसे हम लोग कहते हैं। ठीक है गाइस, दिस वॉज द रिव्यू फॉर द Gigabyte G24F। फॉर द प्राइस इस मॉनिटर में कुछ ऐसे फीचर्स है जो इस सेगमेंट में आपको नॉर्मली नहीं मिलते।
बनते। छोटे छोटे फीचर्स हैं लेकिन वो एडअप जरूर होते हैं, खासकर जो हाइट एडजस्टेबल स्टैंड है एंड जो रिस्पॉन्स टाइम मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग वो बहुत अच्छी है इस मॉनिटर की, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। जो कलर्स वगैरह आई थिंक इस प्राइस रेंज में मैं कलर्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकता, इट्स मोर देन एक्यूरेट फॉर मोस्ट पीपल। जो एग्जैक्टली कैलिब्रेशन वगैरह की जरूरत है उससे प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल गेमिंग वगैरह के लिए उसकी जरूरत नहीं होगी। आई कैन ईजिली रिकमेंड दिस मॉनिटर फॉर 16,500। तो अगर आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स होगी, ध्यान रखना अमेजोन पे इसका जो प्राइस है वो फिलहाल थोड़ा ओवर प्राइस है, तो देख लेना एक बार, लिंक जरूर चेक कर लेना, आपकी चॉइस है। अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है डायरेक्टली तो हमारे जरूर मेंबर बनिए एंड आप ज्वाइन बटन नीचे क्लिक कर सकते हैं। बाकी थैंक यू टू ऑल द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन बाय।